हेलो, नमस्ते। मेरा नाम धनेंद्र कावड़े है और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपने अक्सर सुना होगा कि फलां फिल्म ने 800 करोड़ कमाए, फलां फिल्म 900 करोड़ की रेस में शामिल है, फलां फिल्म 100 करोड़ के क्लब में पहुंच गई, फलां फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके 1100 करोड़ कमा लिए और अभी और आगे कमाना है, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी। कई बार जब फिल्में इतना करोड़ों का बिजनेस करती है तो मन को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या आपको वास्तव में पता है कि ये जो फिल्में इतना करोड़ों का बिजनेस करती है उसमें कलाकारों को कितना पैसा मिलता है या वो कितना कमा पाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? कभी सोचिएगा। अक्सर क्योंकि हम लोग उसमें काम करने वाले जो मुख्य कलाकार हैं, खासकर हीरो हीरोइन और उन लोगों को लेकर के ही हम फिल्मों में काम करने की आमदनी को लेकर के हम लोग सोचने लगते हैं कि हाँ, फिल्मों में इतना पैसा है। लेकिन इसके पीछे कहानी दूसरी है। बहुत सारे कलाकार आज की कंडीशन में इस हालत में है कि उनका घर चलाना तक मुश्किल होता है। जो भी इन फिल्मों में काम करता है, बहुत सारे लोग बहुत छोटी रकम लेकर के इसमें काम करते हैं। हम जैसे कलाकारों को बहुत ही गिनी चुनी राशि मिलती है। कुछ लोगों को तो हजारों में मिलती है, कुछ को लाखों में मिलती है, कुछ को 1 करोड़ 2 करोड़ में मिलती है। तो ये बहुत ही एक और अलग तरीके की विसंगति है यहाँ पर पैसों के बंटवारे को लेकर के। विसंगति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई फिल्म अगर पैसा कमा रही है, इन दिनों ये बहुत एक क्रेज चला हुआ है, फलाने हीरो की फिल्म ने इतने करोड़ कमाए। अभी जो रिसेंटली एक फिल्म आई है उसका खासकर सारे लोग जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने इतने पैसे कमाए और फला किया, ढिमाका किया, और उसमें तमाम अलग अलग प्रकार के मुद्दे ला करके उसमें शामिल कर दिए हैं। दक्षिण की फिल्में बनाम बॉलीवुड की फिल्में, तो ये एक अलग तरीके की लड़ाई है। लेकिन मूल लड़ाई यहाँ पर अगर आप देखें बजट को लेकर के, मुझे लगता है ध्रुव राठी ने एक बहुत अच्छा एपिसोड इनके ऊपर में बनाया था, वो लोगों को देखना चाहिए। उन्होंने कॉर्पोरेट्स को लेकर के और इसके तंत्र को लेकर के एक चर्चा की थी। लेकिन जैसे अभी अगर हम इसी की पुष्पा की अगर बात करें, जो आंकड़े इंटरनेट पर दिए गए हैं और जिस तरह से बताया गया है कि 600 करोड़ की लागत की फिल्म है, उसमें 300 करोड़ सिर्फ एक मुख्य नायक को मिला है, बाकी के 10 करोड़ या 15 करोड़ किसी और नायिका को मिला है, और एक और अभिनेता कलाकार है उनको 10 या 15 करोड़ या 8 करोड़ ऐसे मिले हुए हैं। तो ये सब ऐसे आंकड़े हैं। तो एक बड़ा आंकड़ा अगर आप देखें तो एक मुख्य कलाकार के हिस्से में गया जिसमें कि प्रॉफिट शेयरिंग का भी उनका हिस्सा है। अब उनको सपोज 300 करोड़ अगर मिले हैं और उनके निर्देशक को कितने पैसे मिले हैं, आपने कभी सोचा है इस बारे में? उनको मात्र जो जिक्र है उसके आधार पर कि उनको 15 करोड़ मिले हैं, उन्होंने इस पर 6 वर्ष बिताए हैं, फिल्म भी उन्होंने लिखी है, उसमें निर्देशन भी किया है। और एक व्यक्ति को 300 करोड़ मिलते हैं जिसने सिर्फ अभिनय किया है, और एक व्यक्ति जिसने 6 वर्ष बिता करके उस पर काम करके पूरी फिल्म बनाई है, जिनकी सोच है, जिनका विजन है, जो सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको सिर्फ मात्र 15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ये बड़ी विचित्र सी बात है। जो ध्रुव राठी का भी वीडियो था उसमें भी उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे लगा कि शायद ये बात उनको भी सोचने वाली बात है, क्योंकि अक्सर हम लोग यही सोचते हैं कि फला हीरो की फिल्म हम देखने जा रहे हैं या फला हीरो की फिल्म हीरोइन की हम फिल्म देखने जाते हैं। हीरो हीरोइन फिल्म का एक भाग होते हैं, क्योंकि फिल्म एक कलेक्टिव वर्क है जिसमें लेखक है, डायरेक्टर है, एडिटर है, कैमरामैन है, डिज़ाइनर्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारा डिपार्टमेंट, लाइटिंग डिपार्टमेंट है, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट्स हैं, मेकअप डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे लोग, मतलब लगभग 700-800 अलग अलग फिल्मों के हिसाब से पीछे कलाकार होते हैं जो काम करते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, तब जाकर के एक फिल्म बनती है। तो एक फिल्म बनने के पीछे जब इतने लोगों का हाथ होता है और जब वो फिल्म सक्सेस करती है तो उसमें सारे लोगों का हाथ होता है। तो क्या जब फिल्म सक्सेस करती है तो इन सारे लोगों को रेवेन्यू शेयर नहीं होना चाहिए? किया जा सकता है। एक हीरो के नाम से, एक जो मुझे बड़ी विसंगति लगती है कि हम एक हीरो के नाम से फिल्मों को देखने जाते हैं और उस फिल्म को जानते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि वही एक व्यक्ति है जो फिल्म का पूरा गाड़ी खींच रहा है, पर ऐसा नहीं है। थिएटर में जैसे हम लोग बात करते हैं तो वहां पर दोनों मीडियम की बात अलग है। थिएटर में एक्टर का मीडियम होता है लेकिन वहाँ डायरेक्टर का नाम ज़्यादा है, फिल्म डायरेक्टर का मीडियम है लेकिन वहाँ एक्टर का नाम ज़्यादा है। ये दोनों ही विसंगतियाँ हम लोग को देखने को मिलती है, जिसके कारण से मुझे लगता है कि जब तक हम जो भी व्यक्ति इसमें काम कर रहा है उसको ससम्मान, उसके काम को महत्व नहीं देते,
तब तक के ये विसंगति दूर होने वाली नहीं है, क्योंकि तब तक हमको यही लगता रहेगा कि हाँ फलां व्यक्ति के कारण से, क्योंकि लोगों को भी लगने लगा, कॉर्पोरेट्स को भी लगने लगा, दर्शकों को भी लगने लगा कि हाँ ये व्यक्ति अगर हीरो होगा तो फिल्म हिट होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फिल्म हिट होने या पिट जाने या न चलने के बहुत सारे कारण हैं। उसकी मूलतः कहानी, जो कहानी का में किस तरह से कथानक को रखा गया है और पूरी टीम ने उस पर कैसे काम किया है, और कई बार तो परिस्थितियां भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और एक जो चीज अभी इन दिनों नई आ गई है वो है पब्लिसिटी। एक कहावत मैं बचपन में सुनता था कि बोलने वाले के गधे बिक जाते हैं और ना बोलने वाला अपने घोड़े पे नहीं बेच पाता। अभी इस समय पे ठीक वैसी स्थिति हो रही है। पब्लिसिटी के माध्यम से चीजों को परोसा जा रहा है, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि आजकल हम लोगों को बताया जाता है कि इस फिल्म ने इतने करोड़ कमाए तो हमें ये फिल्म देखनी चाहिए। क्यों हमें ये बताया जा रहा है? क्यों स्टार के आधार पर, रेटिंग्स के आधार पर हम लोग को ये करना है? पहले फिल्में हम देखते थे, वर्ड ऑफ माउथ होता था, फिल्म पसंद आती थी, हम लोग देखने जाते थे, एक दूसरे को बताते थे कि फलां फिल्म देखिए, फलां फिल्म देखने जाना चाहिए, और इस तरह से एक ऑर्गेनिकली उसकी ग्रोथ होती थी। तो ये एक चलन कहीं ना कहीं परसेप्शन पे एक पूरे तंत्र को बना दिया है कि हाँ इस फिल्म को हिट करनी है तो उसके लिए ये चीज किए जाए, इस तरह से पब्लिसिटी करेंगे, इस तरह से चीजें होंगी और ये फिल्म हिट होगी। लेकिन ये फॉर्मूला हर किसी के साथ में फिट नहीं होता है। हर बार ये फॉर्मूला हो ही जाएगा फिट, ऐसा भी नहीं जाता। अगर ऐसे होता तो पिछली जो फिल्में जो करोड़ों में बनाई थी, 600 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़ की फिल्में बनी थी, वो फिल्में चलनी चाहिए थी, पर नहीं चलती हैं क्योंकि उसके पीछे के बहुत सारे तंत्र हैं, बहुत सारी चीजें काम करती हैं। मूलतः तो दर्शक है कि दर्शक पसंद करता है या नहीं पसंद करता है, उस समय दर्शकों का मन क्या है, या दर्शकों को क्या और किस तरीके से उस चीज को परोसा गया है, उस समय सेंटिमेंट्स क्या काम कर रहे हैं, उसके आधार पर अब ये समझा जाने लगा है और उस तरीके से उस चीज को परोसी जाने लगी है। कई बार तो ये आंकड़े मुझे बड़े अजीब से लगते हैं कि क्या वास्तव में फिल्म ने बिजनेस किया है या नहीं किया है। और बिजनेस करने को लेकर के भी कई सारे आंकड़े होते हैं कि ये फिल्म ने इतना पैसा कैसे कमाया, उसकी रिलीज कितनी जगह पर हुई, उसको कितने स्क्रीन मिले देखने के लिए, एक दिन में कितने स्क्रीन मिले, और उस दिन उसकी कमाई कितनी हुई, क्योंकि जब जितने ज्यादा स्क्रीन्स होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्क्रीनिंग होगी, जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग होगी उतना ज्यादा उसमें कलेक्शन आएगा। ये एक सिंपल सा सिद्धांत है। कई बार कई फिल्में के जो अच्छी फिल्में थी उनको स्क्रीन ही नहीं मिलती हैं देखने के लिए, जगह ही नहीं होती, तो वो कहाँ दिखाएंगे, तो क्या कंपटीशन करेंगे। अभी इस दौरान अगर आप देखें तो टिकट प्राइसिंग भी हाइक कर दी गई, तो जो टिकटों का प्राइस पहले था उससे कहीं ज्यादा प्राइस में अभी टिकटों के रेट थे। तो उसके कारण से भी जो एक रिकॉर्ड बनाने की परंपरा थी कि हाँ इस फिल्म ने इतना रिकॉर्ड बनाया कि 2 दिन में इतनी कमाई की, लेकिन 2 दिन में इतनी कमाई करने के पीछे जो टिकट रेट बढ़ाए गए हैं कहीं ना कहीं वो भी कारण था। क्योंकि आज मैंने अगर 1 रुपए में वो चीज देखी है, कल मैं वही चीज 2 रुपए में देख रहा हूं, पर एक ही आदमी 1 रुपए में देख रहा है और एक ही आदमी 2 रुपए में देख रहा है, तो 2 रुपए स्वाभाविक है कि 1 रुपए से ज्यादा होगा, लेकिन आदमी तो एक ही है देखने वाला। तो इस तरीके से भी अगर हम कहें कि हाँ इस फिल्म ने 1 रुपए कमाया था, इस फिल्म ने 2 रुपए कमाया, तो इसका ज्यादा होगा, लेकिन मुद्दा तो वही आया, आपने रेट बढ़ा दिए और चीजें कर दी। ऐसा ही बहुत चीजों के साथ में होता है। हमारी एक फिल्म जब रिलीज हुई थी हमें स्क्रीन ही नहीं मिले थे, तो हम पीवीआर में रिलीज हुई थी और बहुत लिमिटेड रिलीज थी हमारी फिल्म बॉम्बेरिया, तो वो बहुत लिमिटेड रिलीज हुई, जिसके कारण से लोगों ने पीवीआर में देखा, जो लोग देख पाए, बाकी जो लोग हैं वो नेटफ्लिक्स या इन जगहों पर देख रहे हैं। कई डायरेक्टर्स या कई फिल्म मेकर्स हैं जो कंप्लेंट कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, उनकी शिकायतें हैं जो वाजिब भी हैं कि उनकी फिल्मों को रिलीज ही नहीं मिल रही है, वो फिल्में आ ही नहीं रही हैं। जब आ ही नहीं रही हैं तो आप क्या देख पाएंगे, और जब देख ही नहीं पाएंगे तो कंपैरिजन कैसे होगा कि फिल्म अच्छी है या बुरी है। दर्शकों के ऊपर है कि वो उसको स्वीकारें नकारें, लेकिन उसको फेयर मौका तो मिले, दर्शकों तक पहुंचे तो वो बात। पहली ही लड़ाई कई फिल्में हार जा रही हैं कि वो दर्शकों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। पिछले दिनों एक और लड़ाई ये छिड़ दी गई कि बॉलीवुड बनाम दक्षिण की फिल्में, दक्षिण की फिल्मों में फला है ढिमाका है, बॉलीवुड की फिल्मों में ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बॉलीवुड के फिल्म कलाकार नहीं होते तो हिंदी में डब करके आपको ये कहानी कैसे पहुंच पाती? क्योंकि बॉलीवुड के ही हिंदी के कलाकार थे जिन्होंने तेलुगु की उस फिल्म को डब किया है। और भी भाषाओं में जब डब होती है तो अलग अलग भाषाओं के कलाकार उसको अपनी भाषा में डब करते हैं। तो ये भाषा या इस इधर की उधर की लड़ाई कतई नहीं है,
ये लड़ाई कुछ और है। मूल रूप से इसमें काम करने वाले जो कलाकार हैं, जो पीछे काम करने वाले कलाकार हैं, उनकी हालत ख़राब है। आज हमारे बीच श्याम बेनेगल जी नहीं हैं। मुझे इस बात की खुशी हुई कम से कम ये जान करके कि कई लोगों ने उनकी फ़िल्मों को याद किया बतौर उनके निर्देशक के नाम पर कि श्याम बेनेगल जी ने फ़लानी फ़िल्म निर्देशन किया था। तो एक समय में ये चलन था कि हम फ़िल्मों को सत्यजीत रे की फ़िल्मों के नाम से जानते थे, हम वी शांताराम जी की फ़िल्मों के नाम से जानते थे, हम दादा साहब फाल्के जी की फ़िल्मों के नाम से जानते थे। अब कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि फ़लाँ फ़िल्म फ़लाँ डायरेक्टर ने की थी। आज भी जिस फ़िल्म की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में अगर हम बोलें, कुछ ही लोगों को इस बात का कंसर्न होगा, चिंता होगी कि वो फ़िल्म लिखी किसने है, वो फ़िल्म डायरेक्ट किसने की है। फ़िल्म के निर्देशक जिन्होंने पूरे 6 साल दिए और उनको 15 करोड़ मिले, और 6 साल देने के बाद एक चीज़ तैयार हुई और उस पर किसी ने 300 करोड़ कमाए, और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उसमें और करोड़ों कमा रहे हैं। सो एक कहावत मुझे इसमें लगती है कि मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फ़कीर। ये कुछ उस तरह से नहीं लगता आपको? क्योंकि एक फ़िल्म बनाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है और उसका प्रॉफिट जब आता है तो कुछ लोगों के हिस्से में ही रहता है, और ये सिर्फ कुछ समय का नहीं होता, ये फिर सालों तक के जब इसकी रेवेन्यू जनरेट होती हैं, या इसके गानों का रेवेन्यू आता है, या और भी OTTs में इसके राइट्स बेचे जाते हैं या किसी और दूसरी जगह पे राइट्स बेचे जाते हैं, और सालों साल जब इसके राइट्स और ये चीज़ें चलती रहती है तब तक क्या आप इससे कमाते हैं। तो क्या ऐसी अगर कभी कोई फिल्म बनती है जहाँ पर इसकी प्रॉफिट मेकिंग बहुत ज़्यादा है, तो उस फिल्म में काम करने वाले सभी कलाकारों को, छोटे बड़े जिस भी रूप में उन्होंने काम किया है, कारपेंटर से लेकर के लाइटमैन से लेकर के तमाम टीम के मेंबर, स्पॉट बॉय से लेकर के सारे लोग, क्या उनको एक राशि रेवेन्यू के हिसाब से नहीं दी जानी चाहिए? अगर वो दी जाए तो संभवतः जीवन में कभी ऐसे उनका वक्त चल रहा है कि हाँ इस फिल्म में तो काम किया लेकिन आगे वो काम नहीं कर पाए, तो उनका घर चलता रहे, उनकी आजीविका चलती रहे। सो मुझे लगता है इस दिशा में शायद हम लोगों को सोचना चाहिए, यदि ये संभव है तो, और अगर ये ऐसा हो पाया तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये मुझे एक लगता है देखने का नज़रिया दर्शकों का हम लोगों को थोड़ा जागरूक होकर के देखना पड़ेगा, और इन चीज़ों के माध्यम से बगैर ऐसे पट्टी बांध करके कि क्या दिखाया जा रहा है, ऑफ कोर्स कि क्या दिखाया जा रहा है वो तो देखना ही है, लेकिन देखने के लिए हमारा दिमाग भी हमको इस्तेमाल करना चाहिए और उस आधार पर ही हमको निर्णय लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक ये जो बात कि किसी स्टार की फिल्म होती है या किसी एक कलाकार की फिल्म होती है, बजाय इस परसेप्शन के ये फिल्म एक कलेक्टिव वर्क है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेखक इसका सबसे प्राथमिक कड़ी है कि उन्होंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। उसके बाद निर्देशक है कि उनका एक विजन है कि वो चीज़ों को कैसे दिखाना चाहते हैं, किन चीज़ों के साथ दिखाना चाहते हैं। और उसके बाद उनके कैमरामैन है, DOP जिसको आज लोग कहते हैं, वो हैं कि उन्होंने किस तरह से पूरा फ्रेमवर्क किया हुआ है, कैसे चीज़ें की हुई है। और उसके बाद एडिटिंग वाले, फिर म्यूज़िक वाले, और कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, सेट डिपार्टमेंट, लाइटिंग डिपार्टमेंट, ये तमाम डिपार्टमेंट्स मिल करके एक फिल्म बनती है। तो इन सारे लोगों का भी उसमें योगदान होता है। फिल्म को बनाने के पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है। तब जब फिल्म का प्रॉफिट हो तो उस प्रॉफिट में उनका हिस्सा भी होना चाहिए। नुकसान होता है, एक बात कही जा सकती है कि हाँ जब नुकसान होता है तो प्रोड्यूसर का फिर क्यों नुकसान हो। तो मुझे लगता है कि ये जो 700 करोड़ 800 करोड़ की फिल्म का बजट है, उस बजट में भी अगर हम बात करें, 600 करोड़ की फिल्म का अगर कोई बजट हुआ तो 300 करोड़ एक व्यक्ति लेकर के गया, ऐसे 300 से 400 करोड़ सिर्फ कुछ लोगों के हिस्से चला गया, तो फिल्म बनी सिर्फ मात्र 200 करोड़ में है। और 200 करोड़ में भी 100 करोड़ के आसपास में पब्लिसिटी का बजट होगा, तो सिर्फ 100 करोड़ में फिल्म बन रही है। अगर ऐसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसके लिए छोटे बजट की जो फिल्में हैं, कम बजट में अगर हम फिल्में बनाएंगे तो नुकसान की संभावना भी कम होगी। कम बजट की फिल्में हम ज़्यादा बना सकते हैं, और ज़्यादा जब फिल्में बनेंगी तो स्वाभाविक है कि अगर एक फिल्म से नुकसान हो, हम दूसरी फिल्म से उसकी भरपाई कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें काम मिलेगा, उनके घर के रोजगार चलेंगे। क्योंकि अभी सिर्फ कुछ लोगों का ही इसमें वर्चस्व आता जा रहा है। जिन लोगों के पास काम है वही काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काम शायद छोड़ने की नौबत है। तो ये एक ऐसा समय है जिसमें हमको सिर्फ अपने अपने बारे में न सोच करके पूरी एक कम्युनिटी के बारे में सोचने की आवश्यकता है। अभी इन दिनों एक प्रवृत्ति है कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हम एक दिन में अगर काट देंगे तो हम सारे अंडे प्राप्त कर लेंगे। ये वाली कहानी शायद सबने सुनी होगी।
एक फिल्म इंडस्ट्री एक तरीके से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, लेकिन वो अपने समय पर ही अंडा देगी और वो एक अंडे में ही हमको खुश रहना पड़ेगा। एक दिन में अगर हम काटने की कोशिश करेंगे तो ये लंबे समय के लिए पूरी इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो दक्षिण भारत की हो, चाहे वो उत्तर भारत की हो, चाहे वो मध्य भारत की हो, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, ये इंडस्ट्री चलती रहे, इस बात पर भी हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि एक इकोसिस्टम जैसी बात है, एक इकोसिस्टम में से अगर कोई एक चीज़ को हमने निकाल दिया तो इकोसिस्टम पूरा का पूरा उससे प्रभावित होता है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री भी ठीक वैसे ही है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले भी ठीक वैसे ही हैं। उनमें से सिर्फ अगर किसी एक चीज़ को हम ज़्यादा बढ़ा देंगे या उसको कम कर देंगे या उसको निकाल करके फेंक देंगे, उसके महत्व को कम कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ाहट होगी। ये एपिसोड मैं श्याम बेनेगल जी को एक श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित करता हूँ, एक छोटे से किस्से के साथ। मेरा सपना था कि मैं उनके साथ कभी काम करूँ, कभी मौका नहीं मिला। कई बार जाकर के ऑडिशन दिया उनके ऑफिस में। एक बार 2012 या 13 की बात है, जब मैंने एक नाटक किया था रजत कपूर जी के साथ में। उस नाटक में वो देखने के लिए आए थे और मेरा रोल देख करके वो बहुत प्रभावित हुए। रजत जी ने मुझे उनसे मिलाया तो एक उम्मीद बनी थी, उन्होंने देख करके मुझे कहा था कि हाँ कुछ हम करेंगे, लेकिन कभी सौभाग्य नहीं मिल पाया। लेकिन बतौर निर्देशक आज सारी जनता उन्हें जानती है। मेरे कहने की कोई ये बात नहीं है, लेकिन जैसे उनको सभी ने बतौर निर्देशक स्वीकारा है, आज भी इंडस्ट्री में ऐसे ही निर्देशकों के महत्व को समझने की भी आवश्यकता है, ताकि एक इकोसिस्टम बहुत अच्छी तरीके से बना रहे। श्याम बेनेगल जी को मेरा शत नमन। ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और भी लोगों के साथ में से शेयर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकॉन इसमें एक होता है, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, तो जब भी हम नया एपिसोड इसमें डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।